ओके, हम क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास जो जेनेटिक्स की हमारी चल रही थी उसमें मैंने आपको बताया था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में। ओरिजिन कि डीएनए रेप्लिकेशन शुरू कहाँ से होती है। ओरिजिन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दोनों अलग अलग तरीके की होती है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं बैक्टीरिया, इनका डीएनए जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, तो इसमें सिंगल ओरिजिन होती है। इसमें सिंगल ओरिजिन होती है। सिंगल ओरिजिन का मतलब ये होता है कि पूरे डीएनए में सिर्फ एक जगह ऐसी होगी जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, और जहां पर वो जगह होगी वहां पर इस तरीके का डीएनए बबल बनेगा। ये इस तरीके से डीएनए बबल बनेगा, बेस वहां पर इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे, और फिर ये आगे चल के सेपरेट होते रहेंगे जब तक पूरा एक अलग छल्ला बन के तैयार नहीं हो जाता डीएनए का। ये और इसमें नया डीएनए सिंथेसाइज हो जाएगा ऐसे और ऐसे। आगे चल के हम देखेंगे कि एक जगह से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ स्टार्ट जो बोलते हैं, इस यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हुई, ये बाय डायरेक्शनल चली, इस डायरेक्शन में भी चली और इस डायरेक्शन में भी चली, तो हमको आगे चल के दो डीएनए के छल्ले देखने को मिलेंगे इस तरीके से, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो दो अलग अलग जब बैक्टीरिया डिवाइड होंगे तो एक डीएनए एक बैक्टीरिया में चला जाएगा और दूसरा डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में चला जाएगा। ये तो प्रोकैरियोट्स की बात थी। यूकैरियोट्स में थोड़ी सी कहानी अलग होती है। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं प्लांट, एनिमल एंड फंगस। ठीक है। अब प्लांट्स, एनिमल और फंगस में मल्टीपल ओरिजिन होती हैं। मल्टीपल ओरिजिन्स होती हैं। मल्टीपल ओरिजिन्स का मतलब क्या है कि एक डीएनए में कई जगह ऐसी होंगी जहां पर से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगी। रेप्लिकेशन बबल कई जगह बनेगा और वहां से बाय डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन होगी। तो रेप्लिके सॉरी यूनिडायरेक्शनल होगी, इसमें एक ही डायरेक्शन में चलेगी, बाय डायरेक्शनल नहीं होगी। तो ये यूकैरियोट्स की खास बात होती है कि इसमें मल्टीपल रेप्लिकेशन होती है। तो यहां तक तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब इसके आगे की कहानी आज खत्म करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि ये हमारा सेल है और यहाँ इसमें न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म में क्या ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो जाती है, या डीएनए रेप्लिकेशन के शुरू होने से पहले फॉर्मेलिटीज क्या क्या एक सेल के अंदर होती हैं, वो अब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप समझिएगा। तो पहला इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। क्योंकि हमारे सेल के अंदर राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। जब वो एक्टिवेट होंगे तभी वो नया डीएनए बना पाएंगे। एक्टिवेशन और कुछ नहीं है, जैसे आपने एक सिंपल सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या, एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। एटीपी आपने नाम सुना होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन का मॉलिक्यूल होता है, इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े होते हैं, फॉस्फेट 1, फॉस्फेट 2, फॉस्फेट 3। ठीक है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये वाले फॉस्फेट के, ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। तो एटीपी क्या करता है? एटीपी हमारा एनर्जी होता है। एनर्जी हमारे सेल के अंदर, शरीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो एटीपी क्या करता है? एडीपी
पी में टूटता है और साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप अलग चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स थे ये क्या करते हैं, ये हमारे पास एडिनोसिन का मॉलिक्यूल था, इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप टूट के अलग चला गया है और जब ये टूटा यहाँ से तो बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर छोड़ गया। ये एनर्जी फिर सेल को अपने काम करने के लिए चाहिए होती है और ये प्रोवाइड कराता है सेल को उसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ऐसे बनता है। कुछ कुछ यही रिएक्शन हमारे साथ भी यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन में भी होती है कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनका पहले एक्टिवेशन होता है। अच्छा, यहाँ एडीपी है, एडीपी में वापस ये फॉस्फेट ग्रुप बनेगा तो ये वापस एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये साइक्लिक रिएक्शन चलती रहती है। तो ठीक इसी तरीके से सेल के अंदर क्या होता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में हमारे पास डीएएमपी होता है, डीएएमपी। इसी तरीके से डीजीएमपी होता है, इसी तरीके से सेल के अंदर डीसीएमपी होता है और इसी तरीके से सेल के अंदर डीटीएमपी होता है, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट और थायमिन मोनोफॉस्फेट। तो ये जो होते हैं ये मोनोफॉस्फेट की स्टेट में होते हैं, मतलब इनके साथ सिर्फ ये एडेनोसिन था, डीऑक्सी अमीनोसिन था, इसके साथ सिर्फ एक ही फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, मोनोफॉस्फेट। तो इसमें होता क्या है, इसमें दो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ते हैं इन सभी में, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं डी एटीपी में, डी जी टीपी में, डी सी टीपी में और डी टी टीपी में। तो ये जो होता है ये H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड जो होता है उसके हमको दो मॉलिक्यूल की जरूरत होती है और जो एंजाइम ये रिएक्शन कराता है उसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोरिल ट्रांसफरेज या फॉस्फोराइलेज बोल देते हैं, फॉस्फोराइलेज। ये एंजाइम क्या करता है, इस मोनोफॉस्फेट में दो एटीपी को लाके इनको ट्राइफॉस्फेट में जोड़ देता है। ट्राइफॉस्फेट्स में आते ही ये जो होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, ये एक्टिव स्टेट में आ गए सबके सब। जितने भी सेल के अंदर न्यूक्लियोटाइड थे वो सारे के सारे किस में आ गए, एक्टिव स्टेट में आ गए। तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट डीएनए रेप्लिकेशन की पूरी हो गई। भाई जब आप घर बनाएंगे, कोई घर बनाएंगे तो आपको क्या चाहिए होता है, आपको ब्रिक्स चाहिए होती हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना आप या ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, तो ब्लॉक्स आपको तब मिलेंगे जब आप मिट्टी को पानी के साथ मिला के सुखा के बनाओगे। तो यहाँ पर भी यही हुआ, ये जो चीज थी ये मिट्टी था और ये जो चीज है ये पानी है। तो जब मिट्टी और पानी मिले तो यहाँ पर ये ईंट आपकी तैयार हो गई। तो ये इसको ये एनालॉजी आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ट्राइफॉस्फेट हमारे जितने भी थे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के वो तैयार हो गए। तो यहाँ पर ये एक्टिवेशन इनका होता है। तो पहला तो हमने जो पढ़ा था वो ओरिजिन पढ़ा था कि ओरिजिन, दूसरा हमने एक्टिवेशन पढ़ा, एक्टिवेशन ऑफ डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज में आता है वो आती है अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि डीएनए एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस तरीके का मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका इस तरीके से खुल जाना, ये इस तरीके से ऊपर से खुल जाना, ये कहलाता है अनवाइंडिंग, ठीक। जब डीएनए ऊपर से खुलता है तो ये नीचे थोड़ा टाइट होता हुआ चला जाता है यहां पर, ठीक उसी तरीके से जैसे आप किसी रस्सी को पकड़िए और रस्सी के दोनों सिरों को इधर उधर खींच दीजिए तो पीछे की रस्सी क्या होगी, और टाइट से आपस में उलझ जाएगी, वाउंड हो जाएगी। तो डीएनए के साथ भी इसी तरीके से होता है। तो ये जो हेलिक्स है डीएनए का, ये किस तरीके से अनवाइंड होता है, एक एंजाइम होता है हेलिकेज नाम का, याद रखिएगा,
हेलिकेज नाम का एंजाइम जो होता है वो यहाँ पर आता है, जहाँ पर ओरिजिन होती है, ओरिजिन में चिपकता है और वहां पर डीएनए को अनवाइंड करता है, और अनवाइंड करते करते डीएनए को खोल के रख देता है इस तरीके से। तो ये हेलिकेज है, हेलिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये हेलिकेज की खास बात ये होती है कि ये इसको एनर्जी चाहिए होती है, तो ये एटीपी डिपेंडेंट है। एटीपी डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि हेलिकेज को अगर एटीपी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हेलिकेज अपना काम नहीं कर पाएगा। तो ये इसके साथ सबसे बड़ी एक इसकी रिक्वायरमेंट होती है हेलिकेज एंजाइम की, जो अनवाइंड करता है डीएनए के मॉलिक्यूल को। इसका नतीजा क्या होता है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है। ये है फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं, कांटे की तरह। जो खाने वाला कांटा छुरी होता है ना, फॉर्क बोलते हैं उसको। इस तरीके से ये जो बन रहा है स्ट्रक्चर डीएनए का, वो फॉर्क कहलाता है। तो रेप्लिकेशन फॉर्क बनाने के काम आती है। अच्छा, सबसे मजेदार बात क्या होती है यहाँ पर, वो भी समझिए। ठीक है, तो हमारे पास जो डीएनए था, इस तरीके से हमारे पास जो डीएनए था वो अनवाइंड हो गया ऐसे, और जो पीछे का डीएनए था वो और टाइट तरीके से आपस में उलझ गया इस तरीके से। यहां पर इसमें और टाइटनेस आ गई नीचे वाले हिस्से में, क्योंकि ऊपर वाला खुलेगा, नीचे वाला नहीं खुलेगा, तो नीचे वाला जाहिर सी बात है और टाइट तरीके से बाउंड हो जाएगा आपस में। तो ये जो खुला यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हेलिकेज एंजाइम की वजह से, हेलिकेज एंजाइम ने अपना काम किया। दिस ग्रीन कलर मींस हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम। लेकिन होता क्या है, जब ये डीएनए खुल चुका है, ये इसके बेस हैं जो मैंने दिखा रखे हैं, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस होंगे दूसरे स्ट्रैंड में। तो यहाँ पर ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन गई, ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन गई, या रेप्लिकेशन बबल बन गया, कुछ भी कहिए। तो यहाँ पर ये हेलिकेज एंजाइम की वजह से ये डीएनए खुल चुका है। अब होता क्या है कि ये जो होते हैं डीएनए वापस इस स्टेट में जाने की कोशिश करता है, चिपक जाने की क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री इसके आपस में सामने ही है बेस पेयर, तो वो वापस ऐसे चिपक के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में आ सकता है। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, वो इससे आके जुड़ जाते हैं और इसको स्टेबल कंडीशन रखते हैं। इनको बोलते हैं SSBP, SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये जो रेड कलर के हैं। देखिए, ये प्रोटीन एक ही स्ट्रैंड से जुड़ रहे हैं, तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग मतलब जुड़ना, प्रोटीन तो प्रोटीन ही हुआ। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ये इस डीएनए से जाके जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद क्या होता है, अब ये डीएनए वापस इस स्टेट में नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर ये जो डीएनए टाइट हो चुका है नीचे हमारा, ये इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये क्या करेगा, डीएनए को वापस ऐसा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें एक टॉर्क मतलब डेवलप हो जाता है जो डीएनए को वापस घुमा के हेलिक्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्पेशल एंजाइम होता है टोपोआइसोमरेज नाम का। ठीक है, याद रखिएगा आप, जो एंजाइम मैं बता रहा हूं, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या काम करता है। टोपोआइसोमरेज का काम देखिए क्या है, कि हमारे पास ये डीएनए खुला हुआ था, ठीक है, और ये नीचे का डीएनए जो था वो बहुत टाइट तरीके से आपस में उलझा हुआ था। ठीक, तो टोपोआइसोमरेज क्या करता है, किसी एक स्ट्रैंड में क्या करता है, कट लगा देता है। तो एक स्ट्रैंड में जैसे ही कट लगता है, ठीक है, तो दूसरा स्ट्रैंड उसके चारों तरफ उल्टी दिशा में घूम के क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। जैसे यहां पर हमने टोपोआइसोमरेज ने इस वाले स्ट्रैंड में कट लगाया, तो ये क्या करेगा, ये घूमेगा एकदम से, जैसे आप रस्सी को काटो तो वो एकदम से उल्टी दिशा में घूम जाएगी। अगर इस दिशा में टाइट हुई थी तो इस दिशा में घूम के वापस क्या हो जाएगी, वो ढीली हो जाएगी। तो डीएनए भी वापस क्या होता है, गोल घूम के ढीला हो जाता है और नीचे
ढीला हो जाता है। और टोपोआइसोमरेज इतना अच्छा एंजाइम है कि ये जहां पर कट लगाता है ठीक वहीं पर वापस आके उसको जोड़ भी देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो कॉइलिंग हुई थी डीएनए की, टाइट कॉइलिंग, ठीक है, इसको टोपोआइसोमरेज नाम का एंजाइम ठीक कर देता है, ताकि डीएनए रेप्लिकेशन फिर आगे को बढ़े। अगर टोपोआइसोमरेज ऐसा ना करे तो क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन यहीं तक बढ़ेगी, इसके आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि ये डीएनए नीचे का क्या होगा, बहुत टाइट हो जाएगा, उसको खोल पाना मुश्किल हो जाएगा। तो टोपोआइसोमरेज का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब टोपोआइसोमरेज जब मैंने आपको बताया, तो एक बात इसमें, एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया के अंदर ये जो टोपो आइसोमरेज एंजाइम होती है, एक्चुअली एक क्लास ऑफ एंजाइम होती है टोपो आइसोमरेज, कोई नाम नहीं होता है टोपो आइसोमरेज, ठीक है। एंजाइम्स की अलग अलग क्लास होती है, अलग अलग, तो उनमें से एक क्लास है टोपो आइसोमरेज। तो ये टोपो आइसोमरेज बेसिकली यूकैरियोट्स में होते हैं। किस में होते हैं, यूकैरियोट्स में, इनको टोपो आइसोमरेज बोला जाता है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर इसका स्पेसिफिक नाम होता है, जिसको बोला जाता है डीएनए जाइरेज। बहुत से लोग इसको डीएनए गायरेज भी बोलते हैं, लेकिन ये डीएनए जाइरेज इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। तो टोपो आइसोमरेज फैमिली के अंदर ये एंजाइम होते हैं और ये इसका काम है, ठीक। तो यहां पर हमारे पास डीएनए खुल चुका है, स्टेबल हो चुका है टोपो आइसोमरेज की उससे एक्टिविटी से। तो चौथा चीज जो अब हमारे पास आती है डीएनए रेप्लिकेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आती है प्राइमर, ठीक। आप घरों में पेंट करते हैं, दिवाली आ रही है, लोहे में पेंट करते हैं, तो लोहे में सबसे पहले क्या चढ़ाते हैं, एक प्राइमर ब्राउन कलर का, ठीक है, अस्तर जैसा, अस्तर बोलते हैं जिसको, ब्राउन कलर का। फिर आप लोहे के ऊपर एक पेंट करते हैं, रेड ऑक्साइड भी बोलते हैं उसको, तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक उसी तरीके से जब हमारे पास ये डीएनए खुल चुका है ऐसे, ठीक है, और ये पीछे हमारे पास डीएनए अभी भी हेलिक्स फॉर्म में है, यहां इधर पीछे की तरफ, और यहाँ पर डीएनए हमारा क्या है, ये खुल चुका है। अभी तक 3 एंजाइम हमारे काम कर चुके हैं, यहाँ पर डीएनए खुल चुका है, 3 एंजाइम यहाँ पर काम कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो वो एंजाइम के नाम मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हेलिकेज ने खोला, कौन सा, याद रखिएगा, हेलिकेज नाम के एंजाइम ने खोला। फिर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आए, और उसके बाद क्या आया, टोपो आइसोमरेज, जिसको डीएनए जाइरेज भी बोला जाता है। तो इतने एंजाइम प्रोटीन अभी तक काम कर चुके हैं। तो यहां तक डीएनए हमारा स्टेबल हो चुका है, ये बात आप याद रखिएगा। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये इसका स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर ये स्टेबल नहीं हो पाएगा तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन आपको, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की ताकत होनी चाहिए एग्जाम में, वरना घबरा जाएंगे। और मैंने सुना है अब तो फॉर्म वगैरह भी आ गए हैं, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एलटी वगैरह की, तो थोड़ा सा तैयार रहिए। अब फटाफट हम सिलेबस इसका निपटाते हैं। तो अब क्या है, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। प्राइमर का मतलब क्या होता है, देखिए, डीएनए, देखिए डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक 5 डैश होगा तो ये इधर को 3 डैश होगा, और दूसरा इधर को ये 3 डैश या 3 प्राइम होगा, तो दूसरा वाला इसका क्या होगा, 5 प्राइम होगा यहाँ, ठीक है। तो डीएनए के एक स्ट्रैंड में, ये बात याद रखिएगा, वैसे भी डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो 5 डैश टू 3 डैश होती है। तो ठीक 3 डैश के सामने यहाँ पर एक आरएनए का छोटा सा टुकड़ा बनता है इस तरीके का, जो यहाँ पर बेस पेयरिंग करता है डीएनए के साथ, ठीक। अब ये आरएनए जो होता है, ये आरएनए बन गया, ये आरएनए, डीएन, ये क्या था, ब्लैक वाला हमारे पास डीएनए, और ये लाल वाला हमारे पास क्या बन गया, आरएनए। ये बात आप याद रखिएगा। मैं इसको फिर से बना देता हूं बढ़िया सा, ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। एक छोटा सा यहाँ पर
इस तरीके से ये आरएनए बनता है। इसी आरएनए को बोलते हैं प्राइमर। इसी को क्या बोलते हैं? प्राइमर। अब सवाल यह है कि ये आरएनए प्राइमर क्यों बना? हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम है, वो क्या करता है कि डीएनए को आगे बढ़ा सकता है। समझ में आया? डीएनए को क्या कर सकता है? आगे बढ़ा सकता है। डीएनए को पॉलीमराइज कर सकता है। पुराने डीएनए में नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ के एक लंबा डीएनए का मॉलिक्यूल बना सकता है। वो नया डीएनए बनाने की शुरुआत नहीं कर सकता है। नया डीएनए नया नया बनाने की जो शुरुआत होती है वो सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज के पास होती है। आरएनए पॉलीमरेज के पास होती है। तो आरएनए पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, सबसे पहले यहां पर शुरुआत करने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा यहां पर बना देता है 5' to 3' डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब यहां पर क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड खाली डीएनए पॉलीमरेज को मिल जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, फिर इससे आगे डीएनए नया डीएनए बनाता हुआ चलता है, नया डीएनए बनाता हुआ चलता है, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो ये इस डायरेक्शन में हमको डीएनए रेप्लिकेशन होती हुई दिखती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये दो स्ट्रैंड हैं एक डीएनए में, ठीक है। इसका जो अपोजिट स्ट्रैंड है वहां पर ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, इस डायरेक्शन से 5' यहां पर बनेगा और 3' इधर को होगी। तो यहां जो रेप्लिकेशन होगी वो इसकी उल्टी डायरेक्शन में होगी। लेकिन उसमें भी एक कैच है कि ये छोटे सा टुकड़ा यहां पर बना के फिर छोड़ देता है। फिर इसको एक नया पॉलीमरेज चाहिए होता है, फिर एक डीएनए बनता है कंटिन्यू, फिर एक पॉलीमरेज चाहिए होता है, फिर एक नया डीएनए इस तरीके से बनता है। तो कहने वाली बात यह है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड है हमारे पास, ठीक है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो डीएनए के स्ट्रैंड्स में एक स्ट्रैंड में तो डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूओयूएस, मतलब स्टार्ट होगी तो कंटिन्यू होती रहेगी। और दूसरे स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस होती है, डिसकंटिन्यूअस। मतलब देखिए थोड़ी सी रेप्लिकेशन यहाँ हुई, फिर टूटी, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ पर गैप आया, फिर यहाँ पर हुई, तो ये डिसकंटिन्यूटी आ गई। अगर इसको साफ साफ स्ट्रक्चर और मैं बना के दिखाऊं तो वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। देखिएगा कि हमारे पास ये पुराना डीएनए था, ऑलराइट, ये इसकी फॉर्क बनी थी, ठीक है। तो ऊपर वाले स्ट्रैंड में तो कंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन हमको देखने को मिली 5' to 3'। अगर हम देखें तो यहां से ये प्राइमर बना और यहां से हमको ये नया डीएनए इस तरीके से देखने को मिला, जबकि इसके अपोजिट स्ट्रैंड में हमको प्राइमर मिला, फिर थोड़ा सा डीएनए ऐसे मिला, फिर ये यहाँ पर गैप आ गया एक, यहाँ पर फिर एक नया प्राइमर मिला, फिर एक डीएनए मिला। तो यहाँ पर जो डीएनए मिला वो टुकड़ों में मिला, डीएनए रेप्लिकेशन, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। तो डीएनए के इस दो स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड में तो कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होती रहती है, उसको कोई नहीं हिलाता। लेकिन जिस स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस नहीं होती है तो वहां पर रेप्लिकेशन छूटती है, फिर शुरू होती है, फिर छूटती है, फिर शुरू होती है। तो सबसे पहली बार ऐसा नोटिस करने वाले ओकाजाकी थे, ओकाजाकी। इसीलिए इस स्ट्रैंड को ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं। फ्रैगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो हो रही है वो डिसकंटिन्यूअस हो रही है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और यहां पर जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है वो कंटिन्यूअस होती है। अब एग्जाम में आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इस स्ट्रैंड को जिसमें कंटिन्यूअस हो रही है इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड, ऑलराइट। और यहां जहां ये टुकड़ों में हो रही है अलग अलग, इनको इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड क्वेश्चन में आएगा। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में आएगा। और डीएनए रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, याद रखिएगा 5' to, हमेशा याद रखिएगा 3' होगी।
तो यहाँ पर ये 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम डायरेक्शन होगा। 5 प्राइम ये है तो मेन डीएनए यहाँ पर क्या रहा होगा, 3 प्राइम। ठीक है, ऐसे ही ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। तो यहाँ पर एक गैप सा आ गया है, ये ब्लैक कलर का जो मैं बताऊं, ये गैप आ गया है। ठीक है, इस गैप को जोड़ना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज अगर ये गैप नहीं जुड़ेगा तो फिर डीएनए रेप्लिकेशन को हम अच्छा नहीं कहेंगे, उसमें म्यूटेशन होने की संभावना होती है या और भी बहुत सारी चीज हो सकती है। तो इस गैप को भरने का काम करता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज नाम का एक एंजाइम आता है। डीएनए लाइगेज क्या करता है, ठीक यहां पर जैसे ही उसको गैप मिलता है तो वो इनको चिपका देता है, तो यहां पर फिर ये डीएनए कंटिन्यूअस हो जाता है। तो जहां जहां गैप होगा वहां वहां डीएनए लाइगेज अपना काम करेगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक में कंटिन्यूअस होती है, दूसरे में डिसकंटिन्यूअस होती है। ये डिसकंटिन्यूअस है डीएनए रेप्लिकेशन इस वाले स्ट्रैंड में, जबकि ये वाले स्ट्रैंड में डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस है। तो इसको यहाँ पर इन सेगमेंट्स को जोड़ा जाएगा, ये गैप जो भरा जाएगा ये लाइगेज नाम का एंजाइम करता है। लाइगेज, लाइगेज मतलब जोड़ना। तो यहाँ पर डीएनए लाइगेज काम करेगा और इस डीएनए को जोड़ के एक कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड बना देगा। तो ये भी एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को कौन सा एंजाइम जोड़ता है, तो उसका नाम होता है डीएनए लाइगेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखिए सेल साइकिल होती है। सेल साइकिल मतलब सेल के पैदा होने से लेकर डिवाइड होने तक जो उसके पास टाइम होता है उसको सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये टाइम ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये बाद में कभी पढ़ा दूंगा, अलग अलग फेज में। तो इसी की एक फेज होती है एस फेज, PH, एस फेज। ठीक है, एस का मतलब होता है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, कुछ नया बनना। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो एस फेज में होती है, याद रखिएगा। एस फेज, एस बार बार बता रहा हूं, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। एस फेज, एस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होती है। ठीक है, और किस में होती है, यू कैरियोट्स में। यू कैरियोट्स, जितने भी हमारे यू कैरियोट्स हैं उनमें डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होती है। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इस तरीके से जुड़ जाते हैं। जुड़ जाने के बाद हमको दो डीएनए के सेगमेंट अलग होकर के, इस तरीके से दो डीएनए के सेगमेंट सेपरेट होके अलग मिल जाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, एक डीएनए से दो डीएनए हमको मिल जाएंगे। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, डीएनए लाइगेज बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इन फ्रेगमेंट्स को डीएनए लाइगेज ही जोड़ता है। ठीक है, ये इसमें अगर कोई भी आपको क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी तो मैं टाइम बे टाइम पढ़ा रहा हूँ और ऐसे ही अब मैं क्लास लेके रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, जो आपका गैप हुआ है वो आपको पूरा कर देंगे इसको एक दो दिन में ही, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो चैट्स में या मैसेज में लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, अभी एक कोई ऑनलाइन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए कोई क्वेश्चन, इसमें से कोई क्वेश्चन है, चैट्स में लिख दीजिए। ठीक है, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। डीएनए रेप्लिकेशन में और कुछ ऐसा आएगा नहीं, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे को जरूर आप बताइएगा। तो डीएनए इसमें रेप्लिकेशन हम खत्म करते हैं। अब मैं थोड़ा डीएनए एंजाइम्स के बारे में, पॉलीमरेजेस के बारे में आपको बता देता हूँ कि डीएनए पॉलीमरेज क्या होते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज का काम वही है डीएनए को पॉलीमराइज करना।
न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इधर उधर बिखरे रहते हैं। यहाँ से लाके इसको जोड़ के चेन बनाते हुए चलना, ये डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है, क्योंकि डीएनए एक पॉलीमर है, जैसा कि मैंने पहले ही दिन आपको बताया था क्लास में। तो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्वेश्चन बनाने के लिए। डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। 3 टाइप के हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, 3 टाइप्स, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो ये अलग अलग क्यों हैं, क्या है इनका क्राइटेरिया ऐसा डिफरेंशिएशन करने का, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में जानते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज 1, इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं, अगर आपको मैं बताऊं तो। कॉर्नबर्ग, कोरेनबर्ग भी बोलते हैं कितने लोग इसको, कॉर्नबर्ग एंजाइम। सबसे पहले इन्होंने ही इसको खोजा था, डीएनए पॉलीमरेज 1 को। इसकी खास बात क्या क्या होती हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसकी जो खास बात होती है वो रेड कलर से आपको लिख के बताते हैं कि ये पॉलीमरेज एक्टिविटी होगी, इसकी पॉलीमरेज एक्टिविटी होगी 5' to 3' डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका जो सिंथेसिस का रेट होता है वो 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट है। 1 मिनट में 1000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के एक लंबी चेन बना सकता है। तो ये इसका सिंथेसिस का रेट है। दूसरी जो इसमें खास बात होती है वो होती है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यहां पर थोड़ी सी स्पेलिंग, न्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है वो 5' to इसमें 3' होती है। आरएनए प्राइमर जो बना था, आरएनए प्राइमर, उसको रिमूव करता है ये, रिमूवल ये भी इसी का काम होता है। और जो टी और टी डाइमर बनते हैं, थाइमिडीन डाइमर बोलते हैं इनको, थाइमीन डाइमर, क्या बोलते हैं, थाइमीन डाइमर, डीएनए में ये म्यूटेशन करवाते हैं। जब भी आप डीएनए में अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं ना, याद रखिएगा, अल्ट्रावायलेट रेज से डीएनए में क्या होते हैं, टी और टी डाइमर बना देता है। तो उस डाइमर को रिमूव करने का काम भी ये करता है, रिमूवल, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। और इसमें 5' to 3' के अलावा 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। अब ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है, ये अब हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ठीक है, ये मेरे पास एक डीएनए है, (5' और 3', ये डीएनए है मेरे पास। ठीक है, अब होता क्या है, इस डीएनए को मैं थोड़ा इस तरीके से दिखा देता हूं, ए टी टी जी टी ए सी सी टी टी ए जी जी सी, ये हमारा डीएनए का सीक्वेंस था। और ये यहाँ पर 5' थी साइड और यहाँ पर क्या थी, 3', ठीक है। एंजाइम क्या करता है, एक एक करके यहाँ पर जोड़ते हुए चलता है। नया डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होगा, क्या, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होगा, वो जैसे इसको जोड़ना है यहाँ पर ए को, तो ये ए को यहाँ पर लाके जोड़ देगा, तो यहाँ पर ए जुड़ जाएगा। टी को यहाँ लाके जोड़ देगा तो इसके आगे टी जुड़ जाएगा।
फिर एको चाहेगा तो एको, जो अवेलेबल होगा, जो सीक्वेंस होगा उसको यहाँ जोड़ते हुए जाएगा। तो इस तरीके से ये पॉलीमराइज करता हुआ चलेगा। ये तो पॉलीमरेज रिएक्शन कहलाती है। ठीक इसकी उल्टी होती है डीएनए एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। डीएनए का मॉलिक्यूल जब बीच में से कोई एंजाइम तोड़ के दो पार्ट में अलग अलग कर देता है तो इसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी, याद रखिएगा, ठीक है। और वही डीएनए का मॉलिक्यूल जब कोई एक तरफ से कुतर देता है, थोड़ा सा यहां से कुतर के एक अलग किया, छोटा कर दिया, फिर एक और दो न्यूक्लियोटाइड अलग कर दिए, फिर यहां से 3 न्यूक्लियोटाइड अलग कर दिए, डीएनए का मॉलिक्यूल छोटा होता चला गया। ये यहां से एक एक करके इस कोने से कुतरना स्टार्ट किया और सारे के सारे बॉन्ड्स यहाँ पर तोड़ते हुए एक एक करके एक तरफ से डीएनए के मॉलिक्यूल को अगर कोई एंजाइम काटता हुआ चलता है तो इसको बोलते हैं एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। तो एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी किस डायरेक्शन से हो? क्या 5 डायरेक्शन से यहां से कुतरना स्टार्ट करें या 3' to 5' उल्टी डायरेक्शन में स्टार्ट करें? तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 था, ये दोनों डायरेक्शन में, चाहे 5' to 3' हो या 3' to 5' हो, ये दोनों डायरेक्शन में क्या करेगा? डीएनए को कुतरेगा। सवाल ये है कि कब कब वो 3' to 5' करेगा और कब 5' to 3' करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी डीएनए में गड़बड़ी आती है अल्ट्रावायलेट रेज वाली, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज वाली, अल्ट्रा यूवी रेज का जब भी मामला होगा, या फिर आरएनए प्राइमर को रिमूव करना होगा, क्योंकि देखिए डीएनए में से आरएनए हटाना बहुत जरूरी है। हमारा डीएनए देखिए, याद हो आपको, तो एक प्राइमर बन रहा था और उसके आगे क्या बन रहा था? डीएनए बन रहा था, इस तरीके का। तो ये जो हमारे पास नया डीएनए, अगर हम इसको ऐसा का ऐसा ही एक सेल के अंदर भेज देंगे रेप्लिकेशन, तो सेल के अंदर ये आरएनए भी चला जाएगा। इस आरएनए को यहां से हटाना बहुत जरूरी है। आरएनए को हटा के आरएनए के स्थान पे नया डीएनए बनाना बहुत जरूरी है, ठीक। तो वो कैसे करता है? वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है, इसको हटाता है और यहाँ पर उसके बदले डीएनए पॉलीमरेज को बना देता है। कैसे बनाता है मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो अल्ट्रावायलेट रेज से क्या होता है कि डीएनए में थाइमीन थाइमीन के डाइमर बन जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं थाइमीन डाइमर। डाइमर मतलब जब दो मॉलिक्यूल एक से आके जुड़ जाते हैं, ये मोनोमर है और ये डाइमर हो गया, और ये इस तरीके से जब खूब सारे जुड़ जाते हैं तो इसको पॉलीमर बोल देते हैं। तो डाइमर थाइमीन के जब इस तरीके से बन जाते हैं तो उसको रिमूव करना हो या आरएनए प्राइमर को हटाना हो, इन दो केसेस में डीएनए पॉलीमरेज की जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है वो 5' to 3' होती है। कैसे? इसको समझते हैं प्राइमर वाली कंडीशन से। डाइमर वाली तो बाद में समझेंगे, प्राइमर वाला केस थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक डीएनए था, ऑलराइट। अब यहां पर हमारे पास प्राइमर बना और ये इसके आगे डीएनए बना। मैंने बताया था डीएनए की रेप्लिकेशन डायरेक्शन 5' to क्या होती है? 3' होती है, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? जब ये डीएनए यहां से पूरा बना लेता है तो वापस क्या आता है? इधर आता है, यहाँ पर जुड़ता है और यहाँ से एक एक करके आरएनए के टुकड़ों को हटाता हुआ चलता है और नए डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हुआ चलता है। इस तरीके से हमको यहाँ पर नया डीएनए मिल जाता है। तो क्या डायरेक्शन रही अभी भी? 5' to 3'। तो ये बात याद रखिएगा इसमें। और इसमें 3' to 5' भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है कि ये यहां से भी डीएनए के मॉलिक्यूल को कुतर सकता है, हटा सकता है। तो ये तो रही डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात, जिसको कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम था, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि कॉर्नबर्ग एंजाइम कौन सा होता है, ठीक है। दूसरा जो अब हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 2 में जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जो एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है वो होती है सिर्फ 3' to 5' डायरेक्शन में। और पॉलीमराइजेशन
पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है हमेशा 5' to 3'। इसमें भी होगी पॉलीमर, क्योंकि पॉलीमरेज है तो पॉलीमराइजेशन तो करेगा ही, तो 5' to 3' करेगा। लेकिन इसका रेट बहुत स्लो होता है, 50 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट। बहुत स्लो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3' to 5' है, पॉलीमराइजेशन 5' to 3' विद 50 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट, ये इसका रेट है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड की बात थी। अब हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 की। डीएनए पॉलीमरेज 3, इसमें भी दो एक्टिविटी होंगी। पहली होगी एक्सोन्यूक्लियस पढ़ेंगे और दूसरी हम पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन। तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो होती है इसमें भी 3' to 5' होती है। सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 ऐसा एंजाइम था जिसमें 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी, बाकी दोनों में 3' to 5' ही या 3' to 5' ही एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी देखने को हमको मिली है। ठीक है। पॉलीमराइजेशन जो होता है, पॉलीमराइजेशन सिर्फ और सिर्फ 5' to 3' डायरेक्शन में ही होता है, तो वो सब में कॉमन ही होगा। इसका जो रेट होता है वो 2000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट, ये इसका पर सेकंड, इसका ये रेट होता है पर सेकंड। ये इतना कारगर एंजाइम है, तो बहुत ही ज्यादा ये जबरदस्त तरीके से काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 3। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 ही वो एंजाइम है जो पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन को प्रोसेस में लाता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज है। कहाँ डीएनए पॉलीमरेज 1 जो था वो 1000 न्यूक्लियोटाइड 1 मिनट में कर रहा था। डीएनए पॉलीमरेज जो 2 था वो 50 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट कर रहा था। ये 2000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड की स्पीड से पॉलीमराइजेशन कर सकता है। तो ये बहुत स्पीड होती है, बहुत ज्यादा तेज पॉलीमराइजेशन की इसमें प्रोसेस देखने को मिलती है। ये तो मैंने जो आपको पॉलीमरेज बताया, ये डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। देखिए, आप दो तरीके की बात याद रखिएगा यहाँ पर। एक होता है बैक्टीरिया और एक होते हैं यूकैरियोट्स। बैक्टीरिया को ही प्रोकैरियोट बोल दिया जाता है, प्रोकैरियोट्स। ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो होते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। ये किसमें थे? बैक्टीरिया में। यूकैरियोट्स में अलग तरीके के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, उनका नाम अलग सिंबल से उनको हम जानते हैं। वो होते हैं जो ग्रीक लेटर होता है उसके हिसाब से, अल्फा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज गामा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। तो ये इस तरीके से होते हैं। 5 वैरायटी के डीएनए पॉलीमरेज हमको देखने को मिलती है। और डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो सिंगल एंजाइम नहीं होता है, वो अलग अलग प्रोटीन की सब यूनिट से मिलके बनता है, तो वो फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। और इसमें एक टॉपिक आता है, फाइनल टॉपिक, वो आता है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग, देखिए प्रूफ रीडिंग क्या होती है। आप लोग सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जैसे आज मुझे लगा कि मुझे एक बुक लिखनी है, ठीक है, तो मैंने एक कॉपी पकड़ी, एक नोटबुक पकड़ी, एक पेन पकड़ी और कुछ लिख दिया। करीब 500 पेजेस लिख दिए। ठीक है। अब मैंने सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं वो किसके पास जाएगा? एडिटर के पास।
न्यूज़पेपर में भी होता है और हर जगह एडिटर्स होते हैं, बड़े बड़े जो पब्लिकेशंस होते हैं, वो एक एक अक्षर को चेक करते हैं कि सही लिखा है, ग्रामर चेक करते हैं, और जो भी उसकी इंग्लिश होती है या हिंदी होती है, व्याकरण होती है, वो सब चेक करते हैं। और चेक करने के बाद ही वो आगे उस बुक को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, छापते हैं। तो उसी तरीके से डीएनए भी क्या करता है, जब डीएनए में एक नया डीएनए इस तरीके से बन जाता है, तो डीएनए बनने के बाद उसमें दोबारा से चेकिंग होती है, स्कैनिंग होती है। उसी स्कैनिंग को प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये बुक्स, ये जो मैंने आपको बताई, ये प्रूफ रीडिंग की ही प्रोसेस बताई। चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो बुक्स हो, ये एडिटर जो होता है ये प्रूफ रीड करता है, दोबारा से उसको पढ़ता है, एक एक गलतियां निकालता है, गलती निकलेगी तो उस गलतियों को ठीक करता है, ठीक करने के बाद ही वो आगे पब्लिश करता है, प्रूफ रीड करता है। तो उसी तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन में भी प्रूफ रीडिंग होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में प्रूफ रीडिंग का काम कौन करता है? प्रूफ रीडिंग का काम क्या होता है? सोचा समझा होता है, ठीक है, बहुत स्लो भी नहीं, बहुत फास्ट भी नहीं। तो बैक्टीरिया के अंदर ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 1। ये बात आप याद रखिएगा, प्रूफ रीडिंग का काम डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है। तो यहां पर आपका जेनेटिक्स का डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए रेप्लिकेशन खत्म होता है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसको, इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास में हो सकता है अभी शाम को पढ़ाऊं, या नेक्स्ट जब भी पढ़ाऊंगा 7 बजे से ही पढ़ाऊंगा, तो तब मिलेंगे। थैंक यू।